नेक्स्ट देखो, एनारोबिक रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इससे पहले वाले उसमें हमने देखा था एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन मींस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर हम कोई प्रोसेस करते हैं रेस्पिरेशन का तो उसे एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। देन अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन, दैट मींस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मींस रेस्पिरेशन तो होगा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लेकिन क्या नहीं होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा। देखो यहाँ स्टेप्स दिया हुआ है, अगर तुमने कोई कार्बोहाइड्रेट खाया तो सबसे पहले वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, देन उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस होगा, पायरुविक एसिड पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा। देन उसके बाद ये तो कॉमन स्टेप है जो हमने एरोबिक में भी पढ़ी कि कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोलाइसिस में जाएगा, पायरुविक एसिड बनेगा। बट यहाँ से चेंज हो जाएगा पायरुविक एसिड से। पायरुविक एसिड के बाद हमें फर्मेंटेशन करना पड़ेगा। जब हम फर्मेंटेशन करेंगे तो हमें कुछ प्रोडक्ट मिलेंगे, जैसे विनेगर है, वाइटामिन, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और ये प्रोडक्ट्स जो होते हैं बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से बनते हैं। देन दूसरा एग्जांपल है पायरुविक एसिड से हम फर्मेंटेशन करके अल्कोहल बना सकते हैं, ईस्ट है। पायरुविक एसिड का अगर फर्मेंटेशन किया तो लैक्टिक एसिड मिलता है, एरिथ्रोसाइड है, मसल्स है। ओके, अब इसको हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे होता है ये पूरा प्रोसेस। एनर्जी प्रोडक्शन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो मीन्स स्मॉल ऑर्गेनिज्म। हम स्मॉल ऑर्गेनिज्म का यूज करके एनर्जी बनाएंगे, लेकिन उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा। सम ऑर्गेनिज्म कैन नॉट लिव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कुछ ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या नहीं होते हैं, ऑक्सीजन के बिना रह भी सकते हैं। जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म भी है जो ऑक्सीजन नहीं भी रहे तो भी खुद को क्या कर लेते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल many bacterias है, such as living organism having to perform a anaerobic respiration for the energy production। अगर क्वेश्चन ये उठा कि जब ऑक्सीजन है तो हम लोगों ने एरोबिक रेस्पिरेशन किया, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो फिर वो कौन सा रेस्पिरेशन करेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे। और रेस्पिरेशन करना क्यों है, रेस्पिरेशन का मेन पर्पस क्या होता है बेटा, टू गेट द एनर्जी, एनर्जी बनाने का काम करना है। ग्लाइकोलाइसिस एंड द फर्मेंटेशन आर द टू स्टेप ऑफ द एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये तुम्हें याद रखना है। देखो ऊपर जब हम लोगों ने पढ़ा था एरोबिक रेस्पिरेशन में तो 3 स्टेप थे, एनारोबिक में 2 स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, ग्लाइकोलाइसिस है बेटा, दूसरा स्टेप क्या है, फर्मेंटेशन है। ओके, नेक्स्ट, glycolysis is incompletely oxidized and less amount of energy is obtained in this type of respiration। अगर हम लोग ग्लाइकोलाइसिस करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस में क्या करेंगे, ग्लूकोज को यूज करेंगे। तो ये जो ग्लूकोज होता है वो इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, पूरा पूरा ऑक्सीडेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। लेकिन हमारी बॉडी को तो एनर्जी चाहिए ना, तो एनर्जी और चाहिए, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप जाते हैं। देन हम हमारे पास जो भी ग्लूकोज होता है हम उसको पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। टू प्रोड्यूस थ्रू अ ग्लाइकोलाइसिस इज कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक एसिड और अल्कोहल। हम क्या करेंगे, जो हमने ग्लाइकोलाइसिस किया था जिसमें हमें क्या हुआ, कम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिली, हम उसे किस में कन्वर्ट कर देंगे, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। फिर वो पायरुविक एसिड कन्वर्ट होगा और हमें क्या देगा, 2 प्रोडक्ट देगा, दैट इज ऑर्गेनिक एसिड और अल्कोहल। ओके, नेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम। अच्छा, ये पायरुविक एसिड डायरेक्ट कन्वर्ट होके दे देता है क्या, नहीं बेटा, इट नीड सम एंजाइम। एंजाइम क्या करते हैं, जो हम प्रोसेस कर रहे हैं उसको स्पीड अप करने का काम करते हैं बेसिकली। दिस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। तो तुम इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलोगे, फर्मेंटेशन। Some higher plant animals, aerobic microorganism also perform a anaerobic respiration। अब यहाँ पे तुमको कुछ इंपॉर्टेंट बताया है कि बहुत सारे ऐसे हायर प्लांट है, एनिमल्स है जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन किसी वजह से, या जैसे ऑक्सीजन लेवल एनवायरनमेंट में कम होने की वजह से, या और दूसरी जैसे फेवरेबल कंडीशन होने से, ये लोग क्या करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन करने की जगह एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे दिया हुआ है, क्यों करते, इफ देर इज अ डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन लेवल इन द सराउंडिंग। डिप्लेशन मीन्स कमी, ऑक्सीजन लेवल की अगर कमी लगती है उनको सराउंडिंग में तो वो एरोबिक में आ जाते हैं। जिसमें एक एग्जांपल है, सीड परफॉर्म अ एनारोबिक रेस्पिरेशन इफ द सॉइल इज सबमर्ज अंडर द वाटर ड्यूरिंग जर्मिनेशन। अब ये बहुत बेस्ट एग्जांपल है, जब सीड का, जो सीड होती है, जो बीज होती है, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करती, कब परफॉर्म करेगी, जब वो पूरा कहाँ हो, जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर पूरी हो और उसमें बराबर से वाटर कंटेन प्रेजेंट हो, वाटर हो, तो वो अपना जर्मिनेशन, अपने आप को ग्रोथ करती है इसके प्रेजेंस में। सिमिलरली अवर मसल सेल ऑल्सो परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन। हमारा जो मसल सेल है वो भी क्या करता है बेटा, एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है। कब परफॉर्म करता है,
जब हमारे बॉडी में जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो विदाउट ऑक्सीजन के क्या करता है, मसल्स एनारोबिक रेस्पिरेशन पे चला जाता है। ड्यू टू दिस लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस। इसकी वजह से क्या होता है, जब हम एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, जैसे यहाँ पे सीड था, सीड जब मिट्टी के अंदर चला जाता है तो इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन उसको कम मिलता है, पानी के अंदर ऑक्सीजन, अगर उसको पानी नहीं मिल रहा तो ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा, तो वो क्या करने लग जाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लग जाता है। सेम मसल्स में भी होता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी की एनर्जी ज्यादा यूज हो जाती है, तो मीन्स बॉडी की एनर्जी यूज हो गया मतलब ऑक्सीजन खत्म हो गया, और जब ऑक्सीजन खत्म हो जाता है तो हमारे मसल्स कौन सी रेस्पिरेशन पे चले जाते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन से। ड्यू टू दिस, इसकी वजह से क्या होता है, हमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी को, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है हमारी बॉडी में, विच फील टायर्ड, जिसकी वजह से हमें थकन होने लगती है। हम एक्सरसाइज करने के बाद थक जाते हैं ना, क्यों थक जाते हैं, मेन रीजन क्या है, हमारी बॉडी में क्या एक्यूमुलेट हो गया, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट दैट इज एनर्जी फ्रॉम द डिफरेंट फूड कंपोनेंट। कौन कौन से ऐसे फूड है जिसको खाने से हमें एनर्जी मिलेगी। एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर इन द लिवर एंड मसल्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अगेन इंपॉर्टेंट है ये लाइन, एमसीक्यू वगैरह में पूछ सकते हैं बेटा, कि अगर तुमने बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाया है तो वो कहाँ जाके जमा हो जाएगा। जैसे सपोज करो तुमने कार्बोहाइड्रेट खा लिया, तुम्हारी बॉडी ने एनर्जी बनाई, एनर्जी जो बनाई वो ज्यादा थी, तुम्हें उतनी जरूरत नहीं थी, तो अब ये एक्स्ट्रा एनर्जी क्या फेंक दे बॉडी, नहीं फेंकेगी नहीं, ये क्या करती है, लेके जाके लीवर में लेके जाके स्टोर कर देगी। और कहाँ स्टोर करेगी, मसल्स में। किस फॉर्म में स्टोर करेगी वो भी याद रखो, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करेगी। जब हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होगी तो ये ग्लाइकोजन बेटा वापस से क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये वापस से ग्लूकोज बन जाएगा, एंड देन बॉडी इसको क्या करेगी, यूज कर लेगी। ओके, व्हाट इज द सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के कौन कौन से सोर्स है, व्हाट आर दे मेड अप ऑफ, प्रोटीन किससे बने हैं? तो प्रोटीन बेसिकली अमीनो एसिड से बने होते हैं, और इसके सोर्सेस बहुत सारे, नीचे ही तुमको पूरे लिस्ट डाउन दिया हुआ है कि कौन कौन से सोर्स है, किन किन चीजों से तुम्हें कौन सी प्रोटीन मिलेगी। तो देखो, प्रोटीन आर द मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मतलब यहाँ पे क्या, एम ए है ना, इट इज मीन बिगर मॉलिक्यूल। अगर एम आई हो जाता तो माइक्रो हो जाता, माइक्रो क्या होता है, स्मॉल, ये मैक्रो मॉलिक्यूल। तो जो प्रोटीन होते हैं वो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। फॉर्म बाय, बनते कैसे, ये बॉन्डिंग टुगेदर मैनी अमीनो एसिड, मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड जब ऐसे सीक्वेंस में अरेंज हो जाए, जब बहुत सारे अमीनो एसिड ज्वाइंट हो जाते हैं तो ये न्यू चेन बनाते हैं, और इस न्यू चेन को हम बोलेंगे क्या, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन ऑफ एनिमल्स ओरिजिन आर ऑल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट क्लास प्रोटीन। हम फर्स्ट क्लास प्रोटीन किसको बोलेंगे बेटा, एनिमल से जो मिलते हैं हमको प्रोटीन, उसे हम फर्स्ट क्लास प्रोटीन बोलते हैं। वी गेट 4 किलो कैलोरी ऑफ द एनर्जी पर ग्राम ऑफ प्रोटीन। अगर 1 ग्राम तुमने प्रोटीन खाया तो कितनी किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है तुमको, 4 किलो कैलोरी। ये याद रखने का, एमसीक्यू वगैरह में आ सकता है। अमीनो एसिड आर ऑब्टेन। अब ये अमीनो एसिड कहाँ से मिलता है, आफ्टर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। जब हम प्रोटीन वाली चीज खाएंगे तो प्रोटीन डाइजेस्ट होगी, उसके बाद हमें क्या मिलेगा, अमीनो एसिड मिलता है। ओके, दोज अमीनो एसिड आर अब्सॉर्ब इन बॉडी एंड ट्रांसपोर्ट अप टू ईच ऑर्गन सेल वाया ब्लड। अब ये जो हमने प्रोटीन खाया वो प्रोटीन ब्रेक हो गया, अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब ये अमीनो एसिड बॉडी के बहुत सारे सेल में, ऑर्गन में, ब्लड में अब्सॉर्ब हो जाती है और बॉडी के हर एक पार्ट पे ट्रांसफर होती है। From these amino acid, organ and cells produce various protein necessary for themselves and whole body. अब ये बॉडी में तो अब्सॉर्ब हो गया अमीनो एसिड, बॉडी के हर एक पार्ट पे पहुंच गया, तो ये करेगा क्या बेटा, ये करेगा ये कि जो भी हमारे बॉडी में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है जहां जहां पे भी, वो वहां जाकर उन चीजों को बनाएगा, प्रोड्यूस करेगा और बॉडी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। दोज एग्जाम्पल आर गिवन फॉलोइंग डायग्राम। ये डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। ठीक है, स्किन, स्किन बनाने के लिए हमें कौन सी प्रोटीन, कौन से अमीनो एसिड चाहिए, मीन्स मेलामाइन, केराटिन। ये 2 अमीनो एसिड ऐसे हैं जिससे हमारा क्या बनता है, स्किन बनता है। देन बोन्स के लिए कौन सा चाहिए, ओसीन। सेल के लिए क्या है, वेरियस प्रोटीन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए बहुत सारी प्रोटीन, वेरियस एंजाइम के लिए लगता है। पेनक्रिया में कौन कौन से अमीनो एसिड, इंसुलिन है, ट्रिप्सिन है। पिट्यूटरी ग्लैंड में वेरियस हार्मोन यूज होते हैं। मसल्स, एक्टिन, मायोसिन, फ्लेक्सिबल प्रोटीन। देन ब्लड के लिए हीमोग्लोबिन, एंटीबॉडीज। तो ये सारी
जो प्रोटीन है वो सब अमीनो एसिड से बनती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो क्या दिया हुआ है। The substance formed by the specific chemical bond between fatty acid and alcohol are called lipids. ये याद रखना है। लिपिड की डेफिनेशन क्या है कि फैटी एसिड और अल्कोहल ये दोनों अगर स्पेसिफिक बॉन्डिंग बना ले, मतलब ये दोनों आपस में बॉन्ड बना ले, तो इससे जो नया प्रोडक्ट बनता है दैट इज कॉल्ड फैट्स। डाइजेशन ऑफ लिपिड्स, अगर तुम लिपिड्स खा लेते हो, ठीक है, तो जब ये तुम्हारी बॉडी में जाएगी, डाइजेस्ट होगी, तो क्या होगा, देखो, डाइजेशन ऑफ लिपिड्स कंज्यूम बाय us is nothing but their कंजर्वेशन इनटू फैटी एसिड एंड अल्कोहल। यहाँ पे क्या दिया है कि जो लिपिड हम कंज्यूम करते हैं, ये ऐसा नहीं है कि कुछ लिपिड मिलता है हमको और हम लेके खा लेते हैं, नहीं, ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट फैट्स और अल्कोहल से क्या होते हैं, ये बनते रहते हैं। फैटी एसिड आर अब्सॉर्ब द डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर विद इन द बॉडी। जो भी हमारे पास फैटी एसिड है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और तुम्हारे बॉडी के हर एक पार्ट को जो भी एनर्जी चाहिए वो पहुंचाते हैं। फ्रॉम दिस दोज फैटी एसिड डिफरेंट सेल प्रोड्यूस वेरियस सब्सटेंस नेसेसरी फॉर देमसेल्फ। और जो फैटी एसिड तुम्हारी बॉडी में जाता है, बॉडी के जो भी पार्ट को जो भी रिक्वायरमेंट होती है उनको वो फुलफिल होती है। एग्जाम्पल में मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एज फॉस्फोलिपिड। एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम क्या है, फॉस्फोलिपिड है, दिख रहा है, लिपिड से बना हुआ है। which are essential for the producing plasma membrane। अगर हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल का बनाना है तो हमारे पास कौन से मॉलिक्यूल होना चाहिए, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स होना चाहिए, फॉर्म फ्रॉम द फैटी एसिड। और ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल बनता कहाँ से, फैटी एसिड से बनता है। बिसाइड फैटी एसिड आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन। और कहाँ कहाँ पे फैटी एसिड यूज होता है, हार्मोन प्रोड्यूस कराने में, जैसे प्रोजेस्टेरॉन, एस्टेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन एक्सेट्रा। एंड कवरिंग अराउंड द एक्सॉन ऑफ द नर्व सेल। यहाँ पे तुम लोगों ने नर्व सेल देखा होगा, देखो यहाँ पे डायग्राम है, ये देखो, ये जो एक्सॉन है ना, यहाँ पे ये वाला पार्ट, ये जो एक्सॉन शीट है, ये भी जो होता है ये भी इसी मॉलिक्यूल्स से बनता है, ठीक है। अभी एक्सॉन देखे ना आप लोगों ने, जो एक्सॉन सेल है, नर्व सेल, अगर तुम उसके नर्व सेल को, ये जो एक्सॉन ए 1 by 1 ऐसे ज्वाइंट होते हैं, अगर तुम इसके ज्वाइंट को ब्रेक करोगे, तोड़ोगे, तो तुम्हें 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। दैट मीन्स ये जो एक्सॉन एक्चुअल में होता है वो लिपिड्स का बना होता है, और जब तुम लिपिड्स को ब्रेक करते हो तो तुम्हें 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। एक्सेस ऑफ लिपिड आर स्टोर्ड इन द एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी। अगर तुमने ज्यादा लिपिड्स खा लिया तो ये कहाँ पे जमा हो जाएंगे, तुम्हारे एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में जाकर ये क्या हो जाते हैं, एक्स्ट्रा लिपिड स्टोर हो जाते हैं। जब हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है तो हम उसे वापस से यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट, vitamins are the group of heterogeneous compound of which each is essential for the proper operations of the various process in the body। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो वाइटामिन होते हैं, अब वाइटामिन की बात चल रही है, वाइटामिन जो है वो हेट्रोजीनियस कंपाउंड है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड ज्वाइंट होके ये बने होते हैं। इसका काम क्या है कि तुम्हारी बॉडी में जो भी प्रोसेस हो रहे हैं उसको अच्छी तरीके से स्मूथ गोइंग ऑन करे। देर आर मेन 6 टाइप ऑफ वाइटामिन। कितने टाइप के वाइटामिन है, 6, 1 A B C D E एंड K। आउट ऑफ दिस A D E और K जो है वो फैट सॉल्युबल है, मतलब ये फैट में डिसॉल्व हो जाते हैं, और जो B और C है वो क्या है, वाटर सॉल्युबल वाइटामिन है। ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है, कौन से फैट सॉल्युबल है और कौन से वाटर सॉल्युबल है। वी हैव सीन दैट, क्या देखा है हमने, FADH2 फाडू और NADH2 नाडू आर प्रोड्यूस इन द प्रोसेस लाइक ग्लाइकोलाइसिस। हम लोगों ने देखा था ना, ग्लाइकोलाइसिस हुआ था तो ये फाडू और नाडू हमें बना था, क्रेब्स साइकिल में भी हमें मिला था। ये वाइटामिन है, ये सब क्या है, वाइटामिन। वाइटामिन लाइक राइबिनोफ्लाविन जिसको हम बोलते हैं वाइटामिन बी टू एंड निकोटीन अमाइड जिसको हम बोलते हैं वाइटामिन B3 रिस्पेक्टिवली आर नेसेसरी फॉर देयर प्रोडक्शन। मतलब ये बनाने के लिए, नाडू फाडू बनाने के लिए हमें ये सारे वाइटामिन की जरूरत होती है। अगर हमारी बॉडी में वाइटामिन नहीं होंगे तो ये हमारे प्रोडक्ट नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखो, देयर इज अबाउट 65 to 70% वाटर इन आवर बॉडी। अगर हमारी बॉडी में वाटर कंटेंट की बात करेंगे तो हमारी बॉडी में कितने वाटर होते हैं, 65 से 70%। ईच सेल कंटेन, हर एक सेल के अंदर 70% वाटर होता है बाय वेट। ब्लड प्लाज्मा की बात कर लेते हैं हम, ऑल्सो कंटेन है 90%। जो तुम्हारा ब्लड होता है ना, ब्लड के अंदर 90% वाटर होता है। Functioning of cell and thereby whole body disturb even there is a little loss of water from the body।
इसीलिए अगर तुम्हारी बॉडी से थोड़ा भी पानी लॉस हो गया किसी भी फॉर्म में तो तुम्हारी पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगी। हैंस वाटर इज एसेंशियल न्यूट्रिएंट, इसलिए हमारे लिए वाटर क्या है, एक न्यूट्रिएंट है और जो बहुत ही क्या है, जरूरी है। अलॉन्ग विथ ऑल दी अबो मेंशन न्यूट्रिएंट, जितना ऊपर न्यूट्रिएंट अभी बताया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे, फाइबर आर ऑल्सो एसेंशियल न्यूट्रिएंट, उनमें से फाइबर भी क्या है, बहुत ही जरूरी न्यूट्रिएंट। इनफैक्ट वी कैन नॉट डाइजेस्ट द फाइबर, अगर देखा जाए तो जो फाइबर है, अगर कोई फाइबर की चीज है और हम उसे खाएंगे तो हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं करती है। However, they help in the digestion of the other substance and egestion of the undigested substance. ये क्या करती है, जो दूसरे सब्सटेंस है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। एंड वी ऑब्टेन द फाइबर फ्रॉम द लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीरियल्स एक्सेट्रा। और हमें ये फाइबर मिलता कहाँ से है, सब्जी खाने से, फ्रूट्स खाने से, सीरियल्स खाने से हमें मिलता है। नेक्स्ट, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज कॉल्ड सेल डिविजन, विच इज एसेंशियल फॉर द लाइफ प्रोसेस। तो देखते हैं सेल डिविजन में क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो सेल डिवीजन भी अगेन इंपॉर्टेंट है, इसमें भी पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो जो सेल डिवीजन है वो क्या होता है, इट इज नथिंग बट, हम लोग नॉर्मली ऐसे भी याद रखते हैं, जैसे हम गिर गए, पड़ गए, कहीं लग गया, हमें कुछ कट आ गया, तो कुछ दिन के बाद वो सही भी हो जाता है ना, कुछ टाइम के बाद वो हीलिंग हो जाती है। तो वो हीलिंग कैसे होती है, दूसरा सेल उसके ऊपर आ जाता है, वो कैसे आता है, वो सेल डिवीजन से आता है। अब देखते हैं हम लोग इसमें क्या दिया हुआ है। सेल डिवीजन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हमें ये भी आइडेंटिफाई करना है कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो ये भी एक बेस्ट प्रॉपर्टी है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन कर रहा है तो वो क्या है, लिविंग है, अगर कोई नहीं कर रहा तो वो नॉन लिविंग। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ओनली अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन। और यही प्रॉपर्टी ऐसी है सेल डिवीजन की, जिससे हम क्या कर सकते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो अपॉन द इमेशिएटेड बॉडी कैन बी रिस्टोर्ड। हम क्या कर सकते हैं, ऐसे सेल को यूज करके बहुत ही नए नए ऑर्गेनिज्म, न्यू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म को हम बना सकते। अभी देखो, यहाँ ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट है। सेल डिवीजन से पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म आने चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, दो टाइप का सेल डिवीजन है, ठीक है, एक माइटोसिस और एक बेटा मियोसिस है। अब माइटोसिस जो होता है वो कहाँ पर होता है तुम्हारी बॉडी में, मियोसिस कहाँ पर होता है, ये क्वेश्चन है। तो बेटा याद रखना है, जो माइटोसिस होता है वो कहाँ पर होता है, सोमेटिक सेल में होता है और स्टेम सेल में होता है। अब क्वेश्चन ये अराइज हो, व्हाट इज मीन बाय सोमेटिक सेल, स्टेम सेल। तो जो बॉडी के सेल होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, सोमेटिक सेल। जैसे यहाँ पे देख लो, तुम्हारे आई सेल है, तुम्हारा ब्रेन सेल है, मसल सेल है, स्मूथ मसल, तुम्हारे ब्लड है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, तो ये सब सोमेटिक सेल और स्टेम सेल में आएंगे। ठीक है, उसके बाद जो मियोसिस है, मियोसिस का काम क्या है, ये कहाँ पे करेगा, जर्म सेल में। मतलब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं ना बेटा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे जो सेल होंगे वो जर्म सेल होते हैं। इस जर्म सेल में सिर्फ और सिर्फ मियोसिस होता है। ओके, इतना समझ गया, ठीक। अब नेक्स्ट देखेंगे जो सेल है बेटा, क्योंकि ये जो डिवीजन हो रहा है वो सेल का डिवीजन है, तो सेल के बारे में क्या हमें पता है, सेल के कुछ कंपोनेंट है जो हमें पता होने चाहिए। ओके ओके, ये देखो, ये तुम्हारा सेल है, ठीक है, ये एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है। एनिमल सेल में देखो ये सारी चीजें तुम्हें याद होनी चाहिए। आउटर जो लेयर होता है उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इनर वाला जो सरफेस है उसको हम बोलते हैं बेटा साइटोप्लाज्म। इसमें होता है लाइसोसोम, देन हियर इट इज सेंट्रियोल। फिर उसके बाद क्या है, आपकी जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर है दैट इज राइबोसोम। ये तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया है। जो इंपॉर्टेंट है वो याद कर लो फिलहाल के लिए सेल डिवीजन के लिए। ये पार्ट है वो न्यूक्लियस है। देन न्यूक्लियस के अंदर होता है तुम्हारा डीएनए, बाहर वैक्यूल्स होते हैं, गोल्गी बॉडीज होता है। ये बेसिक सेल स्ट्रक्चर है। अब इसी हम सेल स्ट्रक्चर में, इसी सारे कंपोनेंट में प्रेजेंट चीजों को यूज करके हम क्या करेंगे, अपना सेल डिवाइड करेंगे। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे तुम्हें एक चीज अभी तुमने पढ़े कि जो सेंटर होता है, सेंटर के अंदर क्या होता है बेटा, डीएनए। तो ये डीएनए, ये स्ट्रक्चर है डीएनए का। अगर मैं इस डीएनए को खोलूंगी तो मुझे उससे क्या मिलेगा बेटा, क्रोमेटिन फाइबर मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा उसमें, क्रोमेटिन फाइबर। और उस क्रोमेटिन फाइबर से क्या बनता है बेटा, क्रोमोसोम बनता है। ठीक है, इतना समझा। दैट मीन्स अगर तुम डीएनए है, जैसे एक एग्जांपल के लिए ऐसे ले लो, जैसे रस्सी होती है, तो जो रस्सी है, या हम ऐसे बोल सकते हैं धागा, जैसे धागा इज अ बेस्ट एग्जांपल। धागे को लपेट लो तो वो तुम्हारा क्या है, लपेटा हुआ क्रोमोसोम है। क्योंकि क्रोमोसोम बहुत बड़ा होता है इसलिए उसको क्या करते हैं, कॉइल्ड करके रखते हैं। जब ये क्रोमोसोम को ओपन करोगी, देखो जब ये क्रोमोसोम को खोलोगी तो ये धागा है,
ये धागा क्या हो जाएगा तुम्हारा डीएनए हो जाएगा। और जो धागा होता है देखो ऊपर बारीक बारीक छोटे छोटे रेशे दिखते हैं उसपे, वो क्या है तुम्हारे क्रोमेटिन फाइबर है। अब यहाँ पे नीचे तुम्हें ये 9th में तुम लोगों ने पढ़ा है क्रोमोसोम का डायग्राम। यहाँ देख लो क्रोमोसोम ये पेयरिंग में होते हैं, हमेशा 2 पैर दिख रहे हैं यहाँ पे। सेंटर वाले पार्ट को हम बोलते हैं बेटा सेंट्रोमर। ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं पी आर्म। नीचे वाला जो आर्म है उसको हम बोलेंगे क्यू आर्म। और अगर हम इस क्रोमोसोम को ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्रोमेटिन फाइबर मिलेगा। इतना समझ गया ना। नेक्स्ट अब हम आगे चलेंगे। ओके, नेक्स्ट टर्म दैट इज हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। हैप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड क्या होता है, देखो हैप्लॉइड दैट मीन्स सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। लिख के रखो, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम को हैप्लॉइड बोलते हैं। डिप्लॉइड मतलब डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम। डाई का मतलब भी होता है दो। अब यहाँ पे ये क्रोमोसोम दिख रहे हैं, अगर ये सिंगल है, अगर ये सिंगल है तो तुम इसे बोलोगे हैप्लॉइड कंडीशन है। और इसको हम एन से इंडिकेट करते हैं हैप्लॉइड कंडीशन को। अगर दो एक साथ होते तो हम उसे क्या बोलेंगे, डिप्लॉइड। दैट मीन्स 2n कंडीशन। यहाँ पे हमने एक क्रोमोसोम लिया है और ह्यूमन बीइंग में क्रोमोसोम लेंगे। कैसे, देखो ह्यूमन बीइंग में टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं, 46। सबके हर एक एनिमल्स के क्रोमोसोम नंबर अलग अलग होता है। ऐसा नहीं अगर इंसान का 46 है तो जो बैल है उसका भी 46 होगा, गाय है उसका भी 46 होगा, कुत्ता है उसका भी 46, नहीं, सब एनिमल्स के क्रोमोसोम काउंट अलग अलग होते हैं। हम अभी यहाँ पे सिर्फ इंसानों के बारे में बात करें तो जो क्रोमोसोम होते हैं वो पेयरिंग में होते हैं। तो यहाँ पे देख लो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है ह्यूमन बीइंग में, दैट मीन्स 46। अब हमने दो टाइप का रिप्रोडक्शन सीखा है। एक है तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा क्या है तुम्हारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नॉर्मली क्या होता है, दो गैमेट इन्वॉल्व होते हैं। दैट मीन्स दो तुम्हारे पेरेंट्स रहेंगे, एक मेल एक फीमेल। फीमेल और मेल दोनों के पास अपना अपना 46 क्रोमोसोम है। ओके, हम क्या करेंगे, मेल में से वन सेट ऑफ क्रोमोसोम ले लेंगे, मतलब 46 का आधा 23 क्रोमोसोम हम इसका ले लेंगे। और फीमेल का क्या करेंगे, अगेन सेम थिंग 23 क्रोमोसोम ले लेंगे। ये किस कंडीशन में देंगे, हैप्लॉइड। आधा लिया ना हमने, आधा लिया, दैट मीन्स एन कंडीशन है। ये दोनों की क्या कंडीशन है, एन। जो मेल होता है, जो क्रोमोसोम देता है वो किस फॉर्म में होता है, स्पर्म के फॉर्म में होता है। और ये किस कंडीशन में होता है, हैप्लॉइड कंडीशन में होता है। इन केस ऑफ फीमेल दे गिव द क्रोमोसोम इन फॉर्म ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल होता है, वो किस फॉर्म में होता है, हैप्लॉइड कंडीशन में। जब एक हैप्लॉइड दूसरा हैप्लॉइड दोनों मर्ज हो जाएंगे, जैसे ही स्पर्म ओवम फ्यूज हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, एन एन किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, कन्वर्टेड इनटू 2n कंडीशन, दैट इज डिप्लॉइड कंडीशन। और ये जो नया ऑर्गेनिज्म बना तुम उसे क्या बोलोगे बेटा, जाइगोट। फिर ये जाइगोट फर्दर सेल डिवीजन करता है एंड देन जो भी बेबी रहेगा, चाहे बॉय हो या गर्ल हो, वो धीरे धीरे फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे जो बेसिकली तुमको सिखाया गया वो ये सिखाया गया कि हैप्लॉइड कंडीशन क्या होती है और डिप्लॉइड कंडीशन क्या होती है। नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि हमारा जो सेल डिवीजन है वो दो टाइप का था, एक मियोसिस और एक माइटोसिस था। तो दोनों को स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। पहले हम माइटोसिस देखेंगे। तो माइटोसिस में देखो नॉर्मली क्या होता है, तुम्हारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है। कंडीशन वेयर द पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज coiling them and condition is known as diploid. Diploid condition मतलब जब दो पेयरिंग क्रोमोसोम हो जाएंगे, एक पैर दो पैर एक साथ आके ज्वाइंट हो गए, उस कंडीशन को डिप्लॉइड बोलोगे, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय 2n। ओके, नेक्स्ट, अब करना क्या है, जब भी हमें किसी भी सेल का बेटा सेल डिवीजन करना होगा उससे पहले हमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम को डुप्लीकेट करना पड़ेगा। डुप्लीकेट करना मतलब उसकी जीरोक्स निकाल लेना। तो हम पहला करेंगे, माइटोसिस में जाएंगे। माइटोसिस नॉर्मली कैसा होता है, जो भी तुम्हारे पास पेरेंट सेल है, जो भी मेल और फीमेल का जो सेल है तुम्हारे पास, तुम उसे पेरेंट सेल बोलोगे बेटा। ये पेरेंट सेल को हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, डीएनए रेप्लिकेट कर लेंगे, जो उसका डीएनए है उसको डबल कर लेंगे। जैसे डीएनए रेप्लिकेट हुआ तो ये अपने आप को डिवाइड करेगा और फर्दर दो सेल बनाएगा। दो सेल मतलब जो दो नए नए सेल बने, उस दोनों सेल को तुम बोलोगे डॉटर सेल। सिंपल है, यही होता है माइटोसिस। क्या होता है माइटोसिस में, एक पेरेंट सेल है, उसको हमने डीएनए रेप्लिकेट कर दिया, डबल कर दिया, देन वो अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, ये डॉटर सेल हो गया। तो यहाँ पे ये जो सेल डिवीजन हुआ वो माइटोसिस हुआ। इसमें हमें नॉर्मली क्या हुआ, 2n से nn मिला, ठीक है। 2n था ना, पेरेंट्स डिप्लॉइड था, दो सेल बना, हमें nn कंडीशन में मिला। ओके, नेक्स्ट, अब उसके बाद देखेंगे माइटोसिस में भी दो टाइप का माइटोसिस होता है। ये देखो, दो टाइप का माइटोसिस है। पहला कैरियोकाइनेसिस, द सेकेंड वन इज साइटोकाइनेसिस। व्हाट इज मीन बाय कैरियोकाइनेसिस, देखो वर्ड का मतलब समझो। कैरियो मीन्स होता है न्यूक्लियर,
न्यूक्लियस जो होता है ना, सेल सेल है, यहाँ पे देखो सेल है, सेल के सेंटर में न्यूक्लियस है। अगर न्यूक्लियस से सेल डिवीजन हो रहा है, देखो यहाँ दिख रहा है ये न्यूक्लियस डिवाइड हो रहे हैं, तो अगर न्यूक्लियस से सेल डिवीजन हो रहा है तो तुम उसे क्या बोलोगे, कैरियोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस मीन्स फॉर, साइटो मीन्स साइटोप्लाज्मिक। यहाँ देखो ये जो येलो वाला पार्ट है, बीच में न्यूक्लियस है, येलो वाला पार्ट तुम्हें डिवाइड होते हुए दिख रहा है, ये जो पार्ट है ये पार्ट डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स ये साइटोप्लाज्म डिवीजन हो रहा है। तो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन को क्या बोलोगे तुम, साइटोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस में भी अगेन 4 फेजेस है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब इसको वन बाय वन देखेंगे, प्रोफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है, एंड देन टीलोफेज में क्या होता है ना। प्रोफेज में सबसे पहले क्या होगा, ये देखो इस डायग्राम को समझो, ये तुम्हारा सेल है, ब्लू वाला पार्ट जो है वो क्या है, सेल है। सेल के बीच में सेंटर में तुम्हें न्यूक्लियस दिख रहा है, न्यूक्लियर के ऊपर देखो ये व्हाइट है, इसके ऊपर एक रेड कलर की लेयर दिख रही है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। न्यूक्लियस के ऊपर जो कवर होते हैं हम उससे बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ये क्रोमोसोम है, ये न्यूक्लियोलस है, और ये जो तुम्हें ऑरेंज वाला पार्ट दिख रहा है ये क्या है, सेंट्रोमर है। अब नेक्स्ट होगा क्या इसके अंदर, प्रोफेज में कंडेंसेशन ऑफ बेसिकली द थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम स्टार्ट। ये जो थ्रेड लाइक क्रोमोसोम है इसका कंडेंस होना मतलब ये और कॉइल्ड होगा। ड्यू टू दिस दे बिकम शॉर्ट एंड थिक एंड दे स्टार्ट टू अपीयर अलोंग विद देयर पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड। जैसे ही ये क्रोमोसोम कंडेंस होने लगेंगे, ये दिख रहा है कैसे क्रोमोसोम हो गए, पहले कैसे थे अब कैसे हो गए, तो इस टाइप के क्रोमोसोम को हम बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड। ये कैसे बन गए, सिस्टर क्रोमेटिक क्रोमोसोम हो गए। फिर उसके बाद क्या होगा, जो तुम्हारे सेंट्रियोल्स है, ये जो तुम्हें साइड साइड में दिया हुआ है सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल डुप्लीकेट हो जाएंगे, 2 बार हो जाएंगे, दिख रहा है, पहले एक एक थे, अब कितने हो गए, 2 हो गए। सेंट्रियोल डुप्लीकेट एंड ईच सेंट्रियोल मूव टू द अपोजिट पोल। ये सेंट्रियोल डुप्लीकेट होके ये दोनों अपने अपोजिट, ये यहाँ है जस्ट इसके सामने ये मूव हो जाएगा। देन उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट टू डिसअपियर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेड वाला सेल दिख रहा है आपको, यहाँ पे वो आउटर कवरिंग है रेड की, नहीं है, दैट मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो रहा है, डिसअपियर, प्लस ये जो येलो वाला है न्यूक्लियोलस ये भी डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएंगे। देन उसके बाद आएगा सेकेंड फेज, सेकेंड फेज दैट इज मेटाफेज। अब मेटाफेज में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर इन मेटाफेज। ये मेटाफेज में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थोड़ा बहुत गायब हो रहा था, यहाँ पे पूरा कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा। क्रोमोसोम कंप्लीट देयर कंडेंसेशन, ये जो क्रोमोसोम है जो इनकी कॉइलिंग चल रही थी ये कंप्लीट हो जाएगी। बिकम क्लियरली विजिबल अलोंग विद देयर सिस्टर क्रोमेटिड, ये एकदम क्लियरली दिखेंगे, एकदम क्लियर हो जाएंगे कि क्रोमोसोम आपस में पेयरिंग भी कर लिए है और कॉइल्ड भी हो गए हैं। ऑल क्रोमोसोम आर अरेंज इन द पैरेलल टू द इक्वेटोरियल लाइन। देखो इस तरीके से इक्वेटोरियल लाइन में एक दूसरे के पैरेलल अरेंज हो जाएंगे। अरेंज होने के बाद क्या होगा, ये जो सेंट्रियोल है, दोनों जो अपोजिट पोल पे है, ये दोनों स्पिंडल फाइबर, ये जो ब्लैक वाली लाइन है दैट इज कॉल्ड स्पिंडल फाइबर, ये स्पिंडल फाइबर निकालेंगे। सेंट्रियोल्स का काम है टू प्रोड्यूस द स्पिंडल फाइबर। जो ये स्पिंडल फाइबर क्या कहाँ से पास होगी, जो क्रोमोसोम है, ये जो येलो वाला सेंटर दिख रहा है, इट इज कॉल्ड सेंट्रोमर, डायग्राम मैंने बताया, ये सेंट्रोमर से ये क्या होंगे, तुम्हारे स्पिंडल फाइबर अटैच्ड हो जाएंगे। ये किस प्रोसेस में होगा, मेटाफेज में होगा। देन इसके बाद वाले फेज में क्या होगा, देखो एनाफेज। एनाफेज में देखो क्या हो रहा है, सेंट्रोमर स्प्लिट एंड देयरबाय सिस्टर क्रोमेटिड फॉर ईच क्रोमोसोम सेपरेट एंड दे आर पुल्ड अपार्ट इन अपोजिट डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर। यहाँ पे क्या बताया है, इक्वेटोरियल से क्रोमोसोम अरेंज थे पैरेलल में, देन यहाँ से स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमर पे गया। अब क्या होगा, ये जो स्पिंडल फाइबर है वो सेंट्रियोल अपने स्पिंडल फाइबर को वापस से क्या करेंगे, अपने पास लेंगे, खींचेंगे टुवर्ड्स देयर सेंट्रियोल। जब ये क्रोमोसोम को खींचेंगे तो क्या होगा, जो क्रोमोसोम पेयरिंग में वो देखो ऐसे टूट जाएगी, हाफ हाफ हो जाएगी, एक पैर यहाँ चला जाएगा एक पैर यहाँ, मतलब आधा पेयरिंग उसके अपोजिट डायरेक्शन में, हाफ पेयरिंग उसके अपोजिट, इस तरीके से वो ब्रेक हो जाएंगे। देन जो क्रोमोसोम सिस्टर में थे, पेयरिंग में थे, वो सेपरेट होकर क्या बन जाएंगे, डॉटर क्रोमोसोम बन जाएंगे। इस तरीके से ये डॉटर क्रोमोसोम है। अब क्रोमोसोम बीइंग पुल्ड अपीयर लाइक अ बंच ऑफ बनाना, ये याद रखना है तुम्हें, पेपर में ये पूछता है कि इन विच फेज द क्रोमोसोम इज अपीयर लाइक अ बंच ऑफ बनाना। तो कौन सा फेज है, एनाफेज, जिसमें ये ऐसा, ये जो स्ट्रक्चर है वो कैसा लगता है, जैसे बनाने का पूरा बंच रखा होता है ना, उस तरीके से, इस तरीके से ये लाइनिंग दी है। देन यहाँ पे तुम्हारे डॉटर क्रोमोसोम है, सेम अपोजिट डायरेक्शन में भी वही है, तो ये तुम्हारे बंच ऑफ बनाना जैसा लगता है। ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम रीच एट टू अपोजिट पोल ऑफ द सेल।
ये जो भी सेट ऑफ क्रोमोसोम तुमने लगाया था, एक सेट तुम्हारे ये वाले पोल्स पे आ जाएंगे, एक सेट तुम्हारे ये वाले पोल्स पे आ जाएंगे। देन लास्ट फेज दैट इज फोर्थ फेज, टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होगा, जो क्रोमोसोम अपोजिट डायरेक्शन में थे और अपने अपने सेंट्रियोल्स पे पहुंच गए, वो लोग क्या करेंगे, स्टार्ट कंडेंसिंग, ड्यू टू विच दे अगेन बिकम अ थ्रेड लाइक एंड थिन विजिबल। तो ये जो क्रोमोसोम है वापस से कंडेंस होने लगेंगे, अपने आप को खोल देंगे, इनविजिबल होने लगेंगे धीरे धीरे। जैसे ये पेयरिंग में थे तो अभी ये क्या पेयरिंग में नहीं रह जाएंगे, खुद को थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेंगे। देन जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हुआ था इनके पास से, वो अगेन वापस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप होने लग जाएगा। देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म अराउंड द ईच सेट ऑफ द क्रोमोसोम रीच एट द पोल, दस द टू डॉटर न्यूक्लियर आर फॉर्म इन दिस सेल। जैसे ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ये लेयर बन रही है, जैसे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगा दैट इंडिकेट कि दो सेल डिवीजन हो गया। न्यूक्लियस ऑल्सो अपीयर इन ईच डॉटर न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस भी वापस से फॉर्म हो जाएगा। स्पिंडल फाइबर कंप्लीटली डिसअपियर, जो सेंट्रोमर से स्पिंडल फाइबर निकला था वो स्पिंडल फाइबर भी क्या हो जाएगा, कंप्लीटली गायब हो जाएगा। अब इसके बाद वाला स्टेप आएगा दैट इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, ये जो तुम्हारा बीच वाला पार्ट है, जो तुम्हारा साइटोप्लाज्मिक पार्ट है, ये डिवाइड हो जाएगा। अब देखो कैसे डिवाइड होगा, देखो द साइटोप्लाज्मिक divides by cytokinesis and two cell are formed which are called as daughter cell। जैसे ही ये साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा, तुम्हें दो सेल मिल जाएगा, ये दोनों सेल को हम क्या बोलेंगे बेटा, डॉटर सेल। इन दिस प्रोसेस अ नॉच इज फॉर्म एट द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द सेल विच डिपेंड ग्रेजुअली। यहाँ पे क्या दिया है कि जब तुम साइटोकाइनेस ले इसको क्या करोगे, कट करोगे, डिवाइड करोगे, तो ये ऐसे खिंच जाएगा, दिख रहा है ऐसे कैसे खिंच जाएगा, ऐसे खिंचे हुए स्ट्रक्चर में ऐसे सेंटर में एक नॉच बन जाता है, कैसी लाइनिंग बन जाएगी। ये कैसा स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड नॉच, ये नॉच फॉर्म हो जाता है इसके अंदर। देन द टू सेल आर फॉर्म, जैसे ये नॉच फॉर्म हुआ देन ये लाइनिंग आएगी, ये दोनों एक दूसरे को सेपरेट कर देंगे। हाउ इन केस ऑफ प्लांट, ये तो एनिमल सेल में ऐसा होता है, लेकिन अगर प्लांट सेल की बात करेंगे तो ऐसा नॉच नहीं बनता है, इनके बीच में ऐसा सेंटर में नॉच नहीं बनता है, एक मिड लाइन आती है उनके सेल में, साइटोकाइनेसिस उसको डिवाइड कर देता है कंप्लीटली। देन माइटोसिस इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ बॉडी। माइटोसिस क्यों करना है हमें, ताकि हमारी बॉडी के सेल का ग्रोथ होता रहे। अब एक सेल है, एक सेल से दो सेल बन गया। नेसेसरी फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ द इमेसिएटेड बॉडी, जो मसल्स है हमारी बॉडी में, मसल्स का काउंट बढ़ते रहे, इसलिए भी माइटोसिस होना चाहिए। वोंड हीलिंग, अगर हमें जख्म, कहीं हम गिर पड़ गए, लग गई, तो वो सेल वापस से सही भी हो जाना चाहिए, वापस से न्यू सेल भी बन जाना चाहिए। तो वो कैसे बनेंगे, माइटोसिस की वजह से। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड्स, तुम्हारी बॉडी में जो ब्लड बनते हैं वो भी कौन से प्रोसेस से बनते हैं, माइटोसिस की वजह से बनते हैं, एक्सेट्रा। तो these are the uses of mitosis. अब next we will move to the next division that is called meiosis। अब meiosis में क्या होता है वो देखो, देखो ये उसका बेस्ट डायग्राम है याद करने के लिए, टेक्स्ट बुक का भी डायग्राम अभी दिखाऊंगी मैं। पहला है मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है, जो भी तुम्हारे पेरेंट सेल होते हैं, हम उसका सेम डीएनए रेप्लिकेट करेंगे जैसे माइटोसिस में किए थे। डीएनए रेप्लिकेट करने के बाद ये सेल डिवाइड हो जाएगा, दो डॉटर सेल दे देगा, करेक्ट। ये माइटोसिस था। बस मियोसिस में इसके बाद एक और न्यू स्टेप बढ़ जाता है कि ये जो दो डॉटर न्यूक्लियाई बने हैं ना, तुम्हें दो डॉटर न्यूक्लियाई सेल बन के दिए, ये डॉटर न्यूक्लियाई वापस से अपने आप को डिवाइड करते हैं और अगेन दो दो सेल लेंगे, एक डॉटर न्यूक्लियाई दो सेल, एक डॉटर दो सेल। तो इस तरीके से कितने सेल मिल जाते हैं हमको, 4 सेल। तो यहाँ पे हमें 2n से 4n मिलता है, 4 टाइप ऑफ, 1 2 3 4, 4 मिल रहे हैं ना, तो 4n मिल रहा है। तो ये मियोसिस हो गया। माइटोसिस में ऐसा नहीं था, माइटोसिस में 2n से हमें nn मिल रहा था, यहाँ पे 4n मिल रहा था। अब जो मियोसिस होता है वो भी ऐसे डायरेक्ट नहीं हो जाता है, इसमें भी स्टेप बाय स्टेप होता है। तो कितने स्टेप है वो देखो। तो ये देखो, मियोसिस जो है, सबसे पहले यहाँ पे दिया है कि ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होता है। दो टाइप का मियोसिस होता है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस 1 में अगेन 4 फेज है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। मियोसिस 2 में भी सेम फेज है, बस फेज में क्या रहेगा, नंबर चेंज रहेगा, प्रोफेज 2 है, मेटाफेज 2 है, एनाफेज 2 है, टीलोफेज है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है, जो प्रोफेज 1 है उसमें भी तुमको टोटल अगेन 5 डिवीजन है। लिपोटीन है, जाइगोटीन है, पेचिटीन है, डिप्लोटीन है, डाइकेनेसिस है। तुम्हें ये याद करना है, तो याद कैसे करोगे, यहाँ पे शॉर्टकट मैंने दिया है, लेजी पड़ी दीदी। लेजी, एल से तुम लोगे लिपोटीन, लेजी ले से लिपोटीन, जी से क्या लोगे, जाइगोटीन, पड़ी का पीए से लोगे पेचिटीन, दीदी डी आई से लोगे डिप्लोटीन, और डी आई नेक्स्ट वाले से लोगे डाइकाइनेसिस। तो ये तुमको याद हो जाएगा 5 स्टेप कौन से, क्योंकि ये तो तुम्हें याद हो गया 4 स्टेप।
अब नेक्स्ट देखेंगे इनके अंदर होता क्या क्या है। तो अगेन प्रोफेज 1 में आ जाएंगे हम लोग। प्रोफेज 1 में क्या होता है, सबसे पहला हम पढ़ेंगे लिपोटीन। लिपोटीन में क्या होगा, क्रोमेटिन जो नेटवर्क है, ये जो तुम्हें क्रोमोसोम जैसा खुला हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कंडेंस होंगे, स्टार्ट कन्वर्टिंग इनको क्रोमोसोम। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, किस में कन्वर्ट हो गया, क्रोमोसोम में। देन जो सेंट्रियोल है वो क्या हो जाएंगे, डुप्लीकेट हो जाएंगे, दो बन गए सेंट्रियोल, मूव टू द अपोजिट पोल और अपोजिट पोल्स में जाकर रुक जाएंगे। देन उसके बाद का फेज, उसका फास्ट वाला फेज क्या है, जाइगोटीन है, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम कम क्लोजर, होमोलोगस क्रोमोसोम जो हाफ ऑफ क्रोमोसोम, ये दोनों क्या होंगे, करीब आएंगे। पेयरिंग इज कॉल्ड सिनेप्सिस। देखो ये हाफ क्रोमोसोम था, ये हाफ क्रोमोसोम था, जब ये दोनों पास आ जाएंगे, दोनों की पेयरिंग हो जाएगी, तो इस प्रोसेस को बोलोगे सिनेप्सिस। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। प्रो फेज 2 में, अब पेचिटीन में क्या होगा, देखो सिस्टर क्रोमेटिड आर विजिबल, ये जो क्रोमोसोम पेयरिंग हुए थे, ये क्रोमोसोम अब एकदम क्लियरली विजिबल देंगे, क्लियर दिख रहे हैं। देन क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ये दोनों अलग अलग है क्रोमोसोम, ये रेड कलर का क्रोमोसोम है, ब्लू, तो ये अलग अलग है तो नॉन सिस्टर, अगर सेम सेम होते तो सिस्टर। तो ये दोनों में क्या होगा बेटा, क्रॉसिंग होगा, इस तरीके से दिख रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ये क्रॉसिंग ओवर होगा, दीज लीड टू द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। इससे क्या होगा, कुछ क्रोमोसोम के जीन इस रेड वाले पे चले जाएंगे, ब्लू वाले के जीन, और कुछ रेड वाले के जीन ब्लू वाले पे चले जाएंगे। इसी की वजह से हम क्या होते हैं, सारे भाई बहन एक जैसे नहीं होते, मतलब अगर ऐसा हो, पेरेंट्स तो एक है लेकिन भाई बहन थोड़े क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं ना, ऐसा नहीं होता है डिट्टू कॉपी बनते, डिट्टू कॉपी क्यों नहीं बनते, बिकॉज ऑफ दिस सिनेप्सिस। इससे क्या होता है, जो जीन्स होते हैं वो थोड़े बहुत क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम किसी के एकदम भाई बहन के सेम नहीं दिखते। देन देखो यहाँ पे वो पोजीशन जहां पे हमने रेड वाले क्रोमोसोम का कुछ जीन्स ब्लू पे ट्रांसफर किया और ब्लू वाले का कुछ जीन्स रेड पे ट्रांसफर हुआ, तो जितना पार्ट पे ट्रांसफर हुआ तुम उस पार्ट को बोलोगे चाजमा, क्या बोलोगे, उस पार्ट को चाजमा बोलोगे। देन नेक्स्ट क्या होगा इसके बाद, नेक्स्ट स्टेप में होगा डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होगा, जो भी तुम्हारे होमोलोगस क्रोमोसोम थे, ये एक दूसरे से जेनेटिकली ट्रांसफर हो गए, दिख रहा है, ये ट्रांसफर हो गए, दोनों के कलर अलग अलग हो गए, अब ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, मतलब एक दूसरे को दूर भेजेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट डिसअपियरिंग, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसके अराउंड जो कवर है, और जो न्यूक्लियोलस है, वो दोनों डिसअपियर होने लगेंगे। देन प्रोफेज 1 में डाइकाइनेसिस आएगा। डाइकाइनेसिस में क्या करेंगे, जो क्रोमोसोम है वो वापस से कंडेंस होंगे, कॉइल्ड होने लगेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस कंप्लीटली, यहाँ पे थोड़े बहुत डिसअपियर होते हैं, इस पोर्शन में पूरे कंप्लीटली चले जाएंगे। फिर मेटाफेज 1 में क्या होगा, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो इक्वेटोरियल लाइन पे ऐसे दिख रहा है, ऐसी लाइन पे ये अरेंज हो जाएंगे। अरेंज होने के बाद जो तुम्हारे सेंट्रियोल है, ये स्पिंडल फाइबर डेवलप करेंगे, फुल्ली डेवलप द स्पिंडल फाइबर, जिससे क्या होगा, ये सेंट्रोमर के सेंटर पे जाके ज्वाइंट हो जाएंगे। ज्वाइंट होने से ये क्रोमोसोम इस डायरेक्शन में चला जाएगा, ये क्रोमोसोम ये वाले डायरेक्शन में, अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में दोनों मूव हो जाएंगे। जैसे ही दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो जाएंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, ये अगेन कॉइलिंग होगा। देन ये पार्ट तुम्हारा जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है वो डिवाइड होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगेन जनरेट होगा, फिर न्यूक्लियोलस जनरेट होगा, फिर तुम्हारा सेल डिवाइड हो जाएगा। देखो इसके बाद वाला प्रोसेस, देखो टीलोफेज 1 में सेम हुआ, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर जो हुए, तो वो वापस से रीअपियर हो गए। इस तरीके से दो अलग अलग सेल हो गए, दो डॉटर न्यूक्लियर सेल फॉर्म हुआ। देन साइटोकाइनेसिस में जाएंगे, जो तुम्हारा साइटोप्लाज्म है उसको डिवाइड कर देंगे, साइटोप्लाज्म डिवाइड करेंगे इस तरीके से सेल बनाकर, दो हैप्लॉइड सेल। जैसे ये डिवाइड हुआ, दो नए नए सेल मिल गए, दोनों कौन से कंडीशन में मिले तुम्हें, हैप्लॉइड कंडीशन में मिल गए। यहाँ पे तुम्हारा एक सेल है हैप्लॉइड एन और ये दूसरा सेल है हैप्लॉइड एन। फिर ये एन एन सेल क्या करेंगे, अगेन डिवीजन करेंगे, फिर अगेन डिवीजन करेंगे तो हमें उससे कितने मिलेंगे, अगेन दो सेल इससे मिलेंगे, दो सेल इससे मिलेंगे। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया, मियोसिस खत्म हो गया। उसके बाद एक और शॉर्ट डायग्राम है मियोसिस का, देखो देखो ये वाला, ये भी तुमको याद रखने के लिए आसानी रहेगी। जैसे मियोसिस है, मियोसिस में क्या हुआ, पेरेंट सेल है ये, इसके पहले क्रोमोसोम डिवाइड हुए, दोनों के हाफ हाफ हो गए, ये दो डॉटर सेल दिए, अगेन एक पेरेंट सेल से फिर ये दो हाफ हुए, देन दो वापस से डॉटर सेल दिए। तो ये जो दोनों डॉटर सेल मिला वो कैसा कंडीशन में था, हमें हैप्लॉइड कंडीशन में था। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया है।